1960 तक जब पाकिस्तान को बने हुए 13 साल गुजर चुके, लेकिन मसले कश्मीर पर कोई पेश रफ्त न हुई, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मूसा, वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और अयूब खान एक ही जगह पर बैठकर सर जोड़ गए और आपस में मशवरा करने लगे कि किसी तरह इंडिया को मजबूर करे कि वो कश्मीर का मसला हल करने के लिए सोचे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, लातों के बूत बातों से नहीं मानते, हमें अपनी फ़ौजें इंडिया में दाखिल करके हमला कर देना चाहिए। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बात सुनकर घबरा गए और कहा, हम अभी इस कंडीशन में नहीं हैं कि इन पर हमला करें। हमारी फ़ौज भारत की फ़ौज से 3 गुना कम है, उनकी फ़ौज 3 गुना हमारी फ़ौज से ज़्यादा है, हम अभी हमला नहीं कर सकते। दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू अयूब खान को दे रहे थे, लेकिन फैसला अब अयूब खान के हाथ में था। लेकिन अयूब खान एक ऐसे बंदे की इंतज़ार में थे जिसने अयूब खान से 10 हफ्तों की मोहलत मांग ली थी। हम इसके बारे में जानेंगे, ये कौन था और इसका मंसूबा क्या था। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं कासिम नवाज हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1965 की जंग की रीज़न और इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि ये जंग क्यों की गई। जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान कंट्रोल लाइन, जिसको 1965 में फायर सीज लाइन कहा जाता था, यानी कि जंग बंदी की लाइन कहा जाता था, इसकी हिफाजत पाक फौज करती थी। पाक फौज इंडिया की फौज का 1/3 हिस्सा थी और जो फौज पाकिस्तान के पास अवेल थी उसका भी 80% आज़ाद फौज थी, 20% पाक फौज थी। आज़ाद फौज ना तो पाक फौज की तरह मियारी थी और ना ही उनको हुकूमत की तरफ से फ्री राशन मिलता था और ना ही उनको फ्री वर्दियाँ मिलती थी। उनके बेसिक बेस स्केल भी बहुत कम थे और इनकी कई कई साल तक तरक्कियाँ भी नहीं होती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई आज़ाद फौजी फायर सीज लाइन के साथ वाली चौकियाँ छोड़कर बाहर चले गए, शहरी आबादी में रहने लगे। इसका नतीजा ये हुआ, फायर सीज लाइन के साथ जो चौकियाँ थीं वो क्योंकि खाली थीं और साथ वाले इलाकों को यरगमाल बनाते, उन पर हमले करते, उनको कत्ल कर देते या उनको अपने साथ ले जाते और वहाँ उनको ज़बरदस्ती जासूस बना लेते। 1962 में जनरल मलिक अख्तर आए, जिन्होंने फौज के निज़ाम को बदल कर रख दिया। उन्होंने आज़ाद फौज को मुफ्त वर्दियाँ दिलाईं, राशन दिलवाया, उनकी तनख्वाहें बढ़वाईं और उनकी तरक्कियाँ करवाईं। इसका नतीजा ये हुआ कि वो वापस जो चौकियाँ छोड़कर चले गए थे वापस आए और मुल्क कौम की खिदमत करने के लिए पहले से ज़्यादा कोशां हो गए। लेकिन अभी एक मसला और ये था कि क्योंकि नफरी कम होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर चौकियाँ बहुत कम थीं और साथ वाले इलाकों में जहाँ पर चौकियाँ कम थीं वहाँ पर इंडिया के फौजी हमला करते और लोगों को तंग करते, उनका घर से बाहर निकलना महाल कर दिया था। इसका भी जनरल साहब ने हल ये निकाला कि आज़ाद फौज की पेट्रोलिंग शुरू कर दी। जहाँ पर इंडिया के फौजी हमला करते, उन्होंने कहा कि अगर कोई फौजी हमला करे उनका सख्त मुकाबला किया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए, उनके खिलाफ मज़ाहमत की जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की तरफ से हमले भी बहुत कम हो गए। जब जनरल मलिक ने अपनी ये कामयाबी देखी तो उसने सोचा, क्यों ना हो हम भारत पर हमला करके भारत को मसले कश्मीर पर हल करने के लिए मजबूर करें। जनरल मलिक को सियासत में भी अपना एक हम ख्याल मिल गया था भुट्टो की शक्ल में। भुट्टो कहते थे, अगर पाकिस्तान के वजूद को बामानी बनाना है तो हमें कश्मीर को आज़ाद करवाना होगा। पंडित लाल नेहरू जो इंडिया के वजीर आज़म थे, उन्होंने कश्मीरियों को कहा कि मैं आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान या इंडिया में शामिल कर दूंगा। लेकिन 2 साल बाद वो अपने वादे से मुकर गए और कहा कि क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका का साथ दे रहा है, इसलिए मैं अपने खित्ते की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपना फैसला चेंज करता हूँ और उसने कश्मीर को इंडिया में जम कर दिया। लेकिन उस वक्त कश्मीर अपने फैसले खुद किया करता था। 1964 में पंडित लाल नेहरू की वफात के बाद इंडिया के वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री बने। अयूब खान ने
लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान में आने की दावत दी। जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर को हल करें। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, अभी अभी मैंने वज़ारत उज़्मा का ओहदा लिया है, लेकिन मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि 2 साल तक मैं मसला हल कर दूंगा। जब वो भारत वापसी गया तो उसने यू टर्न लिया और कश्मीर पर 356 और 357 का आर्टिकल नाफिज कर दिया। 356 के मुताबिक इंडिया कश्मीर की गवर्नमेंट को गिरा सकता था और 357 के मुताबिक कश्मीर का जो वजीर आजम होगा वो वजीर आला कंसिडर किया जाएगा। अयूब खां को इस बात की बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। अब उन्होंने फैसला कर लिया इसका वाहिद हल जंग ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। तो अयूब खां ने पाक फौज को हुक्म दिया कि वो छोटे पैमाने पर इंडिया पर हमला करें, यानी कि फायर सीज लाइन क्रॉस करें और छोटे पैमाने पर इंडिया पर हमला करें। तो वजीर खारजा जुल्फ़कार अली भुट्टो बार बार पाक फौज को इंडिया पर हमला करने की तलकीन करते, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मूसा इस हमले के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। वो ये कहते थे कि इंडिया के पास अपनी फैक्ट्री हैं असले की, लेकिन पाकिस्तान अभी असला दूसरे मुल्कों से खरीदता है, तो हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी बुनियाद पर अयूब खां को यह फैसला करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई और उन्होंने फैसला दे दिया कि हमला किया जाए। सूबा सिंध और गुजरात के मकाम पर दोनों फौजों की आपस में झड़पें हुई और पाकिस्तानी फौजी ने फायर सीज लाइन क्रॉस करके उनके 800 मुरब्बा मील पर हमला कर लिया। पाकिस्तान का इंडिया पर हमला करने के बाद और 800 मुरब्बा मील का इलाका कब्जा करने के बाद इंडिया ने वापसी जंग का कोई ऐलान न किया और वो आज तक अपना हिस्सा 800 मुरब्बा मील का हिस्सा वापसी नहीं ले सका। तो अयूब खां बहुत ज़्यादा खुश हुए पाक फौज की ये कामयाबी देख। जनरल मलिक अख्तर ने अयूब खां को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त भेजा कि अगर वो मुझे इस हमले की इजाज़त देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं 10 हफ्तों के अंदर अंदर ये ऑपरेशन मुकम्मल कर दूंगा। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया गुरिल्ला वार ऑपरेशन। तो अयूब खां ने इस ऑपरेशन की, इस हमले की इजाज़त दे दी। तो जनरल साहब ने फुल तैयारी के साथ, फुल कमांडोज के साथ इन पर हमला करने का सोचा और पूरी प्लानिंग बनाई और पाकिस्तान भारत पर पहली दफ़ा हमला करने जा रहा था। पाकिस्तान पहली दफ़ा फायर सीज लाइन क्रॉस करने जा रहा था। आखिर कमांडर ने हमला किया, कमांडर ने फायर सीज लाइन क्रॉस की। अब क्या हुआ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।